जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज हम मूल विधि में हमारा आज डाउरी प्रोविजन एक्ट शुरू हुआ था। ये कंप्लीट हो गया है। डाउरी प्रोविजन एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब घरेलू हिंसा महिला की सुरक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा इसमें 5 भाग और 37 धाराएं हैं। इसमें हमारा 5 भाग और 37 धाराएं हैं। इसमें हमारा 5 भाग और 37 प्रोविजन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मूल विधि में प्रोविजन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये है हमारा। इसमें हमें पता है कि इसमें 5 भाग और 37 सेक्शन है। इसमें से हमारा पहला भाग अगर हम देखें तो इसमें प्रारंभ की बात की गई है और धारा 1-2 है। भाग दूसरे में घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस धारा 3 की बात की गई है, जो हमारा यहाँ से शुरू करेंगे आज। भाग 3 में है संरक्षक अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की बात की गई है और इसमें कर्तव्यों की बात की गई है। धारा 4 में निर्देशों के आधार पर जो ऑर्डर ऑफ रिलीफ प्रोसीजर की बात की गई, जो धारा 12 से लेकर 29 तक है। प्रकरण मिसलेनियस है, 30 से 37 धारा नंबर है। भाग 5 में इसमें से हम अधिकतर इसमें से जो सारी चीज़ें हैं, जो पहली धारा है प्रारंभ किस देश भारत के क्षेत्रफल में हुआ है और लागू हमारा 26 अक्टूबर 2006 को है। और हमारा घरेलू हिंसा प्रोविजन एक्ट ये हमारा 2005 में पारित हुआ था, यानी राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी इसे 2005 में दिया गया था और लागू हमारा 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इसमें धारा 2 में परिभाषा दी गई है, जो व्यक्ति एग्रीगेटिव पर्सन, ये हमेशा इसमें प्रताड़ना हमेशा उत्पीड़ित महिला ही होती है, क्योंकि महिला के बारे में इसमें प्रोविज़न फॉर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हमें बात की गई है। इसमें हमेशा महिला ही होगी, पुरुष नहीं होगा। लड़की हो सकती है, महिला हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है। इस तरह की बात की गई है। और 2A में व्यक्ति की बात की गई है और 2B में बालक की परिभाषा दी गई है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें हम बालक कह सकते हैं, चाहे उसका वजन चाहे जितना हो, चाहे उसकी लंबाई चाहे जितनी हो। अगर वह 18 साल से कम है तो वह बालक ही कहलाएगा। और 2E में सेक्शन 2E में DRI की बात की गई है, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट, घरेलू घटने रिपोर्ट, जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर लगाता है की बात की गई है। DRI की बात की गई है। इसमें यह हमेशा नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, यानी आपको जल्दी बेल नहीं मिलेगी। अगर आपके खिलाफ FIR हो जाती है तो इसमें जल्दी बेल नहीं मिलेगी आपको। असंज्ञेय रिपोर्ट, यानी असंज्ञेय रिपोर्ट जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है, हमेशा उसमें आपको एक थाने में एप्लीकेशन जारी करके अपनी समस्या बता सकते हैं। आप हर बार मतलब कि पहले तुरंत ही थाने में FIR नहीं लिखी जाती है।
सबसे पहले बातों को समझा जाता है कि यह एनसीआर है कि एफआईआर है। अगर एनसीआर होगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होगी, तो वो असंज्ञेय अपराध होगा, तो यह केवल आपका काम एप्लीकेशन के रूप में हो जाएगा। अगर चीज़ें एफआईआर लिखी गई तो आपको संज्ञेय द्वारा कॉग्निजेबल रिपोर्ट जारी करके वारंट जारी कर सकती है मजिस्ट्रेट, और वारंट जारी करके आपको जेल में डाल सकती है। अगर 2F में घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशन, घरेलू नातेदारी की बात की गई है कि महिला के साथ उस व्यक्ति का क्या संबंध था, किस रिलेशन में थी, ब्लड रिलेशन, नातेदारी रिलेशन, कोई भी ऐसी रिलेशन, दोस्ती वाली रिलेशन, या हमारा ना कोई बाहरी है, ये दोस्ती तो आज हुई कल ख़त्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ब्लड रिलेशन, वैवाहिक रिलेशन और दत्तक रिलेशन यानी एडॉप्टेबल रिलेशन, सारी चीज़ें होती हैं। 2H में डाउरी प्रोविज़न के बारे में कहा गया है। 2K में धनी अंतोषण यानी अगर आपके द्वारा जिस महिला के खिलाफ, जिस महिला को आपने उत्पीड़ित किया है, धनी अंतोषण 2K में धनी अंतोषण की बात की गई है। आपके द्वारा अगर जिस महिला के उत्पीड़न किया गया है, उस महिला को अगर चोटें आई या मानसिक प्रताड़ना दी गई, तो वह मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको धनी अंतोषण पैसे देने पड़ सकते हैं। यह है धनी अंतोषण। और 2Q में प्रत्यार्थी यानी जो व्यक्ति पीड़ित कर रहा है, यानी हमेशा यह मेल ही हो सकता है, अधिकतर इसमें मेल ही हो सकता है। 2Q में 2K, 2Q, 2T में शेल्टर होम की बात की गई है। शेल्टर होम यानी जो व्यक्ति अगर दो व्यक्तियों, एक महिला और एक पुरुष में अगर झगड़ा हो गया, पुरुष ने महिला को मार दिया, तो वह रिपोर्ट लिखाएगी। रिपोर्ट वो प्रोटेक्शन ऑफिसर लिखेगा, और प्रोटेक्शन ऑफिसर उस महिला को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करेगा, और शेल्टर होम अंडर 2 स्टेट गवर्नमेंट होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसमें धारा 3 में आते हैं। धारा सेक्शन नंबर 3 में प्रोविज़न फॉर वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस इन 2005, सेक्शन 5, सेक्शन 3, धारा 3, ये हमारा भाग 2 है और धारा 3 है। भाग 2 है, धारा 3 है। डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा। प्रत्यार्थी यानी जो प्रत्यार्थी की बात केवल इसमें अधिकतर पुरुष ही हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह गलत कार्य किया है, प्रत्यार्थी कहलाता है। प्रत्यार्थी द्वारा ऐसे कोई भी कार्य प्रत्यार्थी द्वारा ऐसा कोई भी कार्य या फिर कार्य करने का लोभ घरेलू हिंसा हो या फिर व्यक्ति महिला निम्न प्रकार से प्रभावित हो। व्यक्ति से महिला निम्न प्रकार से प्रभावित हो।
निम्न प्रकार से प्रभावित है, यानी देयर कैन बी डोमेस्टिक वायलेंस बी रिस्पॉन्डेड एक्ट इन दीज मैनर्स एज एक्सप्लेन टू अग्रीवेट यानी जो व्यक्ति पीड़ित है। और इसमें निम्न प्रकार हैं, यानी पहला है हमारा शारीरिक दुरुपयोग, किसी भी महिला को प्रत्याशी द्वारा रेस्पोंडेंट पर्सन एग्रीगेटिव वुमेन को शारीरिक दुरुपयोग यानी मारना हो गया, मारना पीटना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, गलत आचरण करना, ऐसे शरीर पर चोट बना देना मार के, ये सारी चीज़ें गलत हैं। शारीरिक दुरुपयोग हो गया, मानसिक, और फिर स्वास्थ्य उसका व्यक्ति उस वुमेन का स्वास्थ्य जोखिम में डालना, ये सारी चीज़ें शारीरिक लैंगिक दुरुपयोग करना। सेकेंड नंबर है लैंगिक दुरुपयोग करना। लैंगिक दुरुपयोग करना, लैंगिक दुरुपयोग करना यानी गलत तरीके से अपने नित्य कार्यों को करना। यानी कि देखिए, ये सारी चीज़ें आप बड़े हो गए हैं, जानकारी हर चीज़ों की होनी चाहिए, हर चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आगे आने वाले समय में शादी होगी। इस तरह से सारी चीज़ों का उपयोग, यानी जैसे कि लैंगिक दुरुपयोग में आप हर बातों को व्यक्त करना, और किस तरह से व्यक्त करना और किस तरह से समझाना कि लोगों को समझ में आए। लोग बातों को समझते हैं, इतनी खुलकर नहीं बोल सकते कि क्लास की अभद्रता मिट जाए, अभद्र हो जाए, इतना खुलकर भी नहीं बोला जा सकता। सामने वाला समझदार है तो समझ जाएगा, और समझते भी हैं। आज की दुनिया में मोबाइल सब कुछ सिखा देती है। लैंगिक दुरुपयोग करना, और मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग करना। मौखिक व भावनात्मक दुरुपयोग करना, ये सीधी सी बात है कि आप अपने साथी को हमेशा दारू पी के आते हैं, गाली देते हैं, उसके घर वालों को बुरा भला हमेशा रोज़ कहते रहते हैं। मजाक में हो गया, लेकिन रोज़ आदत बना लेना यह गलत है। मानसिक और भावनात्मक दुरुपयोग करना। और है हमारा आर्थिक दुरुपयोग करना। आर्थिक दुरुपयोग करना कि किसी भी प्रकार से उस वुमेन को अपने उस जो आवश्यक है, आर्थिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग सीधी सी बात है कि खर्चे ना उठाना, जो भी आवश्यक, जो भी नाम मात्र जरूरी चीज़ें हैं उस खर्चे को ना देना, जैसे कपड़े लत्ते ना देना, खाना ना देना, पैसे ना देना। जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति ना करना। पार्लर की ज़रूरत नहीं है, कपड़े की आवश्यकता तो हर पर्सन को होगी। ये भी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो यह चीज़ें गलत हैं। और धारा नंबर भाग
अब 5 में भाग 3 में ही है। भाग 3 में हमारा भाग 3 में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के कर्तव्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। भाग 3 में संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। कर्तव्यों की व शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी रिस्पोंडेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर इनके भाग 3 में सर्विस प्रोवाइडर और या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के शक्ति, ड्यूटीज एंड पावर की बात की गई है। इनकी ड्यूटी क्या होगी और इनकी पावर क्या है, ये है इसमें बताया गया है। यह धारा 4 नंबर में है। धारा 4 में अगर बात की जाए, धारा सेक्शन नंबर 4 में बात की जाए कि तो संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्वों का प्रयोजन है। इसमें धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्वों का अपवर्जन है। यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सन हु गिव द इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर। जिस व्यक्ति ने, अगर मान लीजिए कि पड़ोस में ही है, जो मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सबके रूम अलग अलग होते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी हॉल में, किसी भी रूम में दूसरा व्यक्ति किसी महिला के साथ उसके साथ डेली डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो वह सामने वाला, बगल वाला भी वह जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर को यह सूचना दे सकता है। पड़ोसी भी यह सूचना दे सकता है। अगर महिला मान गई कि हाँ, इसने हमारे साथ गलत किया है, मारपीट किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जिस व्यक्ति ने यह सूचना दी है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा। उसे सरकार द्वारा, मतलब कि यह अच्छी बात है कि बता दिया गया है। और अगर वह महिला डर में नहीं मानती है कि इसने हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है, तो गलत दूसरी बात होगी। तब फिर यानी कि उसने तो अच्छा ही किया, बताया है पुलिस को कि यह सारी चीज़ें डेली की जाती हैं, मारपीट की जाती हैं, और महिला डर में यह सारी चीज़ें पुलिस को नहीं बता पा रही हो, पुलिस के साथ नहीं जा पा रही हो। तो इसमें उस महिला को प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा सुरक्षा दी जाएगी। और सर्विस प्रोवाइडर यानी कई प्रकार की एनजीओ हैं जो महिला के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी हर समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। कई सारे एनजीओ हैं। और अगर महिला मान गई कि हाँ, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो फिर आपको बिल मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको प्रोटेक्शन मनी, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, धनी अंतोषण देना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ों की बात है, उल्लेख किया गया है। और
और सद्भावना में दी गई जानकारी में कोई भी दायित्व नहीं होगा। सद्भावना में यानी यह सद्भावना ही तो है कि अगर पड़ोस में किसी के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है तो उस व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं होगा फिर कि वह जाए उस महिला का इलाज कराए, हर तरह की सहायता दे, धन अंतोषण दे, पैसा दे। उसका केवल यही काम था कि वह उस महिला को बचाने के लिए, एक सद्भावना में बचाने के लिए कि यह चीज़ें गलत हो रही हैं महिला के साथ, तो वह केवल वह रिपोर्ट कर सकता है। उसे कुछ नहीं करना है कि वह उस महिला को दवाई करवाए, ये सारी चीज़ें नहीं। अगर किसी महिला को ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है तो जो अधिकारी होगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, उसके द्वारा उसको इलाज कराया जाएगा, क्लिनिकल सारी चीज़ें उपचार किया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमारा अब धारा 5 को हम कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।